गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट चल रहा था। स्टार्ट करने वाले थे बेटा हम, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये वाला हुआ था, पॉइंट कर्व द टेंजेंट मीट द कर्व अगेन। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था। ठीक है, चलिए अगले हेडिंग के बेटा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। बेटा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट के अंदर भी पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे किसी भी कोऑर्डिनेट के ऊपर रैंडमली कोई पॉइंट लेना है बेटा, तो बेटा हमारी प्रेफरेंस होती है बेटा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। रीजन क्या होता है बेटा, क्योंकि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेने से क्या होता है कि हमारे पास एक रिलेशन ऑलरेडी रहता है। ठीक है ना, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से क्या होता है कि हमारे पास जो रिलेशन होता है x1 और y1 बेटा, दोनों बेटा एक ही टर्म एक ही चीज के टर्म में होते हैं। तो बेटा उससे क्या होता है, हमारा रिलेशन थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, क्या सभी को समझ में नहीं आया? क्योंकि बेटा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूंगा तो x के मान लो मैंने x और y को पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पे लिखा, तो x भी t के टर्म में होगा और y भी t के टर्म में होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जो मेरा पॉइंट होगा बेटा, उस दोनों में एक ही वेरिएबल रहेगा, वो रहेगा सिर्फ t। क्लियर? तो बेटा अगर मैं कोई रैंडम पॉइंट मानता तो h कॉमा की मानता, मेरे पास दो अननोन होते। और अगर मैं t के टर्म में मान रहा हूं तो बेटा दोनों की दोनों, x भी मेरे t के टर्म में होगा, y भी मेरे t के टर्म में होगा। हाँ दोनों डिफरेंट होंगे, बट बेटा दोनों का जो वेरिएबल होगा बेटा वो एक ही होगा, सिंगल वेरिएबल रहेगा t। क्लियर? क्या सभी को समझ में आया? हाँ जी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बेटा। देखिए पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, एक्स क्यूब। पहली बात तो एक बार ये और समझिएगा कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को हम अज्यूम कैसे करते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसी भी कर्व में कैसे माने जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पहला कर्व लिया आपके पास, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो ये समझिएगा कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कर्व क्या होता है बेटा। बेटा इसका कर्व होता है सेमी क्यूबिकल पैराबोला। कैसा होता है बेटा? सेमी क्यूबिकल पैराबोला। ठीक है, इसको आप ऐसे कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और बेटा एक बात मैंने आपको लास्ट ईयर बताई भी थी कि जब भी मैं वाई स्क्वायर की बात करूंगा तो बेटा अगर मुझे वाई स्क्वायर का कर्व बनाना है तो बेटा आप मॉड वाई का कर्व बना लो, इसका कर्व बना लो मॉड वाई का। ठीक है ना, हाँ एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्क्वायर करने का पर्पज ये होता है कि भैया फंक्शन के अंदर से, हाँ जी, स्क्वायर करने का पर्पज ये होता है कि जो भी आपका फंक्शन है उसके अंदर से मॉड को रिमूव किया जाए। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, तो बेटा मॉड वाई का कैसे बनेगा बेटा, वो ग्राफ बेटा मेरा ये वाला बनेगा, पहले ऊपर एक ये और उसका रिफ्लेक्शन नीचे। ठीक है, अब बेटा अजम्पशन हम कैसे करेंगे जरा वो समझिएगा। बेटा देखो मैं कुछ इस तरह का पॉइंट मानूंगा कि वो दोनों इक्वेट हो जाए। अगर बेटा मैं x की जगह टी स्क्वायर पुट करता हूं तो बेटा ये मुझे कितना देगा, देखो अगर मैं x की टी स्क्वायर पुट करूंगा तो कितना मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा t की पावर 6 और y स्क्वायर दे रखा है, तो y कितना मिल जाएगा बेटा, तो मुझे y मिल जाएगा टी क्यूब। कितना मिल जाएगा, टी क्यूब। मतलब अगर मैंने x को टी स्क्वायर पुट किया तो y मुझे कितना मिल गया, टी क्यूब। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितने हो गए, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब। बेटा ध्यान रखिएगा कि दोनों की पावर सेम हो जाए। यहाँ पे 2 इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 6 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जहां पे y स्क्वायर है तो इसको मैं मानूंगा टी क्यूब, और x क्यूब है तो बेटा इसको मैं मानूंगा टी स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा एक बात और समझिएगा कि बेटा अगर आपको कर्व पे मल्टीपल पॉइंट मानने हो, कितने पॉइंट मानने हो, मल्टीपल पॉइंट, मतलब 2 3 4, तो उनको कैसे मानोगे बेटा? तो बेटा सिंपल सी बात है, T1 T2 करके मान लीजिए। जैसे मान लो ये कर्व मैंने 2 पॉइंट मानने थे, मुझे एक पॉइंट मुझे ये मानना था P, और बेटा एक पॉइंट ये मुझे मानना था Q। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट बेटा मुझे मानने थे, तो P को मैंने क्या मान लिया, T1 स्क्वायर कॉमा T1 क्यूब, और Q को क्या मान लिया बेटा, T2 स्क्वायर कॉमा T2 क्यूब। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, अब फिर से देखिए मैंने कहा ना कि कुछ इस तरह मानना है कि आपका दोनों चीज टी में आ जाए। तो अगर मैं y को टी मानता हूं अगर मैं y को टी मानता हूं तो देखो y कोऑर्डिनेट तो मेरा टी हो गया, तो y को टी मानने पे मुझे x क्या मिलेगा बेटा, x मुझे मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस पी की पावर 4, अंडर रूट 1 माइनस टी की पावर 4। ठीक है ना, और बेटा अगर मैं चाहूं तो बेटा इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में भी मान सकता हूं। बेटा देखिए ट्रिग्नोमेट्री टर्म में इतना ध्यान रखिएगा कि अगर सामने 1 है तो बेटा इधर मेरा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो बताओ x की y की जगह मैं क्या मानूं कि भैया मुझे कॉस स्क्वायर मिल जाए।
तो बेटा मैं मानूंगा रूट कॉस एक्स, रूट कॉस थीटा। क्या मानूंगा? रूट कॉस थीटा। क्योंकि जैसे बेटा इसकी पावर 4 होगी बेटा, जैसे इसकी पावर क्या होगी? 4 होगी बेटा, ये मुझे निकाल देगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, और बेटा एक्स की जगह मानूंगा मैं साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर होने पे बेटा वो निकाल देगा साइन स्क्वायर। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो एक फॉर्म क्या होगी बेटा? एक फॉर्म बेटा मैं ये भी मान सकता हूँ साइन थीटा कॉमा रूट कॉस थीटा। क्लियर हुआ? मेरे अकॉर्डिंग है बेटा कि आप पैरामीट्रिक पॉइंट किस तरह का मानना चाह रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल मानना चाह रहे हो या टी के टर्म में मानना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना? पर बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल में जब भी आप मानोगे तो बेटा ध्यान रखोगे ट्रिग्नोमेट्री में जो आप साइन कॉस को अजम्पशन करना, सेक कॉसेक का अजम्पशन करना, कॉट टेन का अजम्पशन करना बेटा, इन सभी का बेटा अजम्पशन आपके जो 3 फंडामेंटल्स हैं, 3 फंडामेंटल्स इक्वेशन कौन कौन सी है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ जी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा इन्हीं 3 फंडामेंटल्स को लेके हम चलेंगे। ठीक है, बाकी क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मान लो, एक बात और बेटा लाइन के अंदर भी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मानना सीखो। अगर आपकी कोई लाइन दे रखी है तो बेटा वहां पे भी आप पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान सकते हो। मान लो मैंने एक्स को टी मान लिया, अगर मैंने एक्स को टी मानूंगा तो देखो वाई मुझे कितना मिलेगा? वाई मुझे मिलेगा 7 माइनस टी। मतलब अगर मुझे इस लाइन के ऊपर, ये लाइन मुझे दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो अगर मैं कोई पॉइंट मानता हूं तो बेटा मैं इसका पॉइंट बेटा t कॉमा 7 माइनस टी भी मान सकता हूं बजाय h कॉमा की के। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा ये लाइन के ऊपर अजम्पशन होता है। ठीक है, अच्छा एक अब बेटा इसकी बात कर लेते हैं अगले की। हाँ जी अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, अगला पॉइंट है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। तो बेटा आप मुझे बताइए कि मैं क्या मानूं कि भैया मेरे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाए। देखिए अगर मैं x की जगह मानता हूं a cos क्यूब थीटा, y की जगह a sin क्यूब थीटा, तो बेटा जब मैं यहां डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? a की पावर 2/3 मिलेगा, नहीं मिलेगा इसमें? ठीक है, और cos क्यूब की पावर 2/3, जब मैं इसको पावर 2/3 करूंगा तो a की पावर भी 2/3 हो जाएगा और cos की पावर भी बेटा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट के बेटा मुझे मिल जाएगा cos स्क्वायर। ठीक है, सेम बेटा साइन y में होगा, y ने मुझे क्या मिल जाएगा? y में मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये 3 और ये 3 बेटा कट जाएगा। ठीक है, तो बेटा मेरे पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स हो गए a cos क्यूब थीटा और y की जगह a sin क्यूब थीटा। ठीक है, तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि x की कॉरस्पॉन्डिंग बेटा हम कॉमनली cos को ज्यादा मानते हैं और y के कॉरस्पॉन्डिंग बेटा हम sin को ज्यादा मानते हैं। वैसे उल्टा रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अजम्पशन स्टैंडर्ड वे में हम ये ज्यादा मानते हैं, क्योंकि बेटा आप जानते हैं ट्राइंगल के अंदर cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है और बेटा sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर मतलब y और बेस का मतलब x। ठीक है, इसलिए बेटा cos के कॉरस्पॉन्डिंग x को हम cos को ज्यादा लेते हैं और y के कॉरस्पॉन्डिंग बेटा हम sin को ज्यादा लेते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए, अगर बेटा मैं बोलता हूं रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, तो इस बार क्या होगा बेटा? देखो मुझे चाहिए एक्स की जगह क्या पुट करूं कि मुझे कॉस स्क्वायर मिल जाए, तो बेटा मैं पुट करूंगा कॉस की पावर 4 थीटा, क्योंकि 4 और पावर बेटा मेरी रूट है, रूट का मतलब 1/2, तो 4 इंटू 1/2 कितना दे देगा? कॉस स्क्वायर देगा। और सेम साइन में होगा, साइन की पावर 4 इंटू का होल स्क्वायर, तो वो कितना दे देगा? साइन स्क्वायर। तो बेटा फिर से मुझे क्या निकल जाएगा? रूट ए दोनों में से कॉमन निकल गया बेटा, मुझे मिल गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा देखो ये सिंपल है, तो आपका सर्कल का है, सभी लोग जानते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ठीक है, हाँ जी, इसके लिए देखिए क्या करूंगा? माइनस आ गया तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की जगह आर सेक थीटा और वाई की जगह आर टेन थीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेटा क्या करूंगा? एक्स की जगह ए कॉस थीटा, क्योंकि जब मैं रखूंगा तो ए से ऊपर नीचे से कट जाएगा, और वाई की जगह बी साइन थीटा, तो बेटा इसमें रखने पे वी से बी कट जाएगा बेटा, मुझे ऊपर मिलेगा ओनली कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो कि मुझे क्या दे देगा? 1 दे देगा। क्या सभी को समझ में आया? ठीक है, अगली हेडिंग है बेटा मीटिंग कर्व अगेन। मीटिंग कर्व अगेन बेटा इंपॉर्टेंट हेडिंग है।
ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, कर्व क्वेश्चन पे आते हैं। मीटिंग कर्विंग क्या होता है बेटा? व्हेन टेंजेंट ऑफ एनी कर्व इंटरसेक्टेड कर्व अगेन, व्हेन टेंजेंट ऑफ एनी कर्व इंटरसेक्टेड कर्व अगेन वी हैव टू मेथड टू सॉल्व। बेटा जब भी मेरी टेंजेंट कर्व को वापस इंटरसेक्ट करेगी तो बेटा उसको सॉल्व करने के बेटा मेरे पास दो तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे? दो। पहला तरीका क्या होगा? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फर्स्ट एंड देन द सॉल्व द इक्वेशन विद द कर्व। बेटा देखो एक तरह से जो आपने क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व, देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपकी कर्व वापस टेंजेंट वापस कर्व से टकरा रही है, देखो मैं फिगर एक बार आपको समझा देता हूं। ये बोलना क्या चाह रहा है? हाँ ये बोलना चाह रहा है कि भैया इस तरह से आपका कर्व मैंने लिया है, टेंजेंट आपकी वापस कर्व से टकरा जाए, टेंजेंट आप वापस कर्व से टकरा जाए। मान लो ये पॉइंट मेरा हो गया x1, y1, ठीक है, और बेटा ये मेरा पॉइंट हो गया बेटा x2, y2। x2, y2। तो बेटा आप क्या करोगे? पहला तरीका क्या था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्स वाई के टर्म में आएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा। यहां से बेटा y को निकालो और इस y को बेटा इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट कर दो। यहां से y को निकाल के इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट कर दो। कर्व में बेटा जो मेरे पास कर्व बचेगा बेटा उसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल रह जाएगा x x x का, ठीक है। उसको जब आप सॉल्व करोगे, उसको जब आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे बेटा, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको दो पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट तो बेटा ये वाला होगा और एक पॉइंट बेटा आपका ये वाला होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो ये वाला टच करके निकल रहा है, ये वाला क्या करके टच करके निकल रहा है, और ये जो फॉर्म जाए, ये जो कर्व जाएगा, ये तो फॉर्म दिख रही है, समझ में आ रही क्या फॉर्म में? हाँ जी, एक से एक नीचे है, एक ऊपर है, दिख रहा है। इसका मतलब ये जो कर्व होगा वो क्यूबिक होगा, क्यूबिक होगा, 5 होगा, इस तरह से ही होगा, ठीक है ना। कितना होगा? एक्स की क्यूबिक कर्व हो सकता है, तो मतलब ऑड डिग्री का कर्व होगा, ठीक है ना। और ये जो टच कर रहा है इसलिए इसका मतलब ये रिपीटेड सॉल्यूशन देगा और ये सिंगल सॉल्यूशन देगा। इसका मतलब मान लो क्यूबिक है तो जो भी मेरा यहां से सॉल्यूशन आएगा वो स्क्वायर में आएगा और ये अकेला बचेगा। अगर ये पावर 5 है तो बेटा ये वाला मेरा पावर 4 में आएगा, ये अकेला बचेगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप y को सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां से y को निकालो और इक्वेशन ऑफ कर्व में सब्स्टिट्यूट कर दो और बेटा सॉल्व करके वहां से x और x निकाल लीजिए, x को वापस डालिए, आपका y निकल जाएगा, ठीक है। इस बेटा पहला तरीका तो बेटा आपका ये है। दूसरा तरीका बेटा अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने आपको एक टॉपिक कराया था कि व्हेन टेंजेंट पासेस थ्रू ए पॉइंट आउटसाइड द कर्व, याद है? व्हेन टेंजेंट पासेस थ्रू द कर्व, पासेस थ्रू द पॉइंट आउटसाइड द कर्व, तो बेटा उस तरीके को भी बेटा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे बेटा? कैसे? देखिए बेटा अगर मैं बात बोलूं तो देखो दोनों पॉइंट मेरे कर्व के ऊपर है, ठीक है। जो सेकंड मेथड है बेटा वो कई बार काम आता है, क्योंकि ये वाला मेथड कई बार हमारे पास इससे क्वेश्चन नहीं बन पाता, तो बेटा सेकंड मेथड हमारी काफी काम आता है। पहली बात तो दोनों पॉइंट कर्व के ऊपर है, तो कर्व में बेटा सबसे पहले तो मैं x1 y1 को सेटिस्फाई करूंगा, ठीक है। उसके बाद कर्व के अंदर बेटा मैं x2 y2 को सेटिस्फाई करूंगा, ठीक है। ऑलवेज काम नहीं आते बट कई बार हमारे काम भी आ जाता है ये चीज, क्योंकि दो इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। कई बार बेटा हमारी इक्वेशन काम आती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होता है बेटा? अगला पॉइंट अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा तो देखो ये जो है ना, मैं क्या करता हूं बेटा dy अपॉन dx निकालता हूं किस पे? x1 y1 पे, x1 y1 पे, ठीक है। अगर बेटा आप इस पे वो निकालोगे तो बेटा आपको इस टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, इस टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। और बेटा हम जानते हैं इस टेंजेंट का जो स्लोप है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है उस स्लोप को बेटा मैं एक तरीके से और निकाल सकता हूं y2 माइनस y1 करके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। इससे बेटा हम सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन है बेटा, देखो कॉमनली हमारा इससे ही काम चल जाता है, इससे और पहली वाले से। बेटा कई बार क्या होता है कि इन दोनों को इक्वेट करने पे मेरे पास डिजायर रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, नहीं आता, ठीक है। तो उस केस में बेटा ये जो है ना, ये वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बेटा मैं यहां से निकाल देता हूं इन दोनों के यूज करके, इन दोनों का यूज करके मैं ये वाला पार्ट निकाल देता हूं, ठीक है। और उसको बेटा, उसको मैं बेटा इसके इक्वेट कर देता हूं कई बार। मतलब वो तो ये समझ लो ब्रह्मास्त्र वाला ऐसा हो गया कि भैया जो गंदा क्वेश्चन होता है ना उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा
कि मैंने क्या बोला, क्यों बोला। ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कर्व रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू sec स्क्वायर t एंड y इज इक्वल टू cos स्क्वायर t cos t। ठीक है, if tangent at p with t is equal to pi by 4 meets the curve again at q, find pq। फाइंड pq। ठीक है ना, तो बेटा पहली बात तो मुझसे t दे रखा है तो t दे रखा है तो मतलब पॉइंट दे रखा है, x में आप t डाल दीजिए पाई बाई 4 तो आपको 2 मिलेगा, कॉट में 2 पाई बाई 4 डाल दीजिए तो बेटा आपको 1 मिलेगा, तो पॉइंट तो बेटा आपका आ गया 2,1। ठीक है ना, अब एक बार स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कितना आएगा, हाँ जी, dy अपॉन dx। y का कितना हो जाएगा बेटा, कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, और x का बेटा हो जाएगा, पहले तो पावर का होगा 2 sec t और फिर sec का होगा बेटा sec t tan t और t की जगह पाई बाई 4। बेटा अगर मैं सबको पुट करूंगा तो मुझे मिलेगी बेटा -1/2। कितना मिलेगा बेटा, -1/2। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। ठीक है ना हाँ, क्योंकि ये मेरा आएगा 2, इधर आएगा 2। ठीक है ना, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1। 1/√2 1/√2 कितना होता है 2, तो ये कट जाएगा बेटा, यहां से मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बेटा एक मिनट। अरे हाँ, सेक का बेटा 1/√2 नहीं आएगा, ओनली 2 आएगा, √2 आएगा। कॉस का 1/√2 होता है, सेक का होता है √2, √2 इंटू √2 कितना आ गया, 2 इंटू √2 इंटू √2 बेटा, ये आ गया 4, ऊपर आ गया 2, दोनों कट गए बेटा, मुझे मिल गया -1/2। ठीक है, 10 तो मेरा बनाने वाला ही है पॉइंट बेटा अभी हमने निकाला था 1, 2, t। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई बेटा, y - 1 इज इक्वल टू -1/2 x - 2। ठीक है, तो बेटा ये मेरी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर? अच्छा बेटा, कर्व मुझे क्या दे रखा है, देखो मैंने क्या कहा था आपसे कि भैया करने के दो तरीके, पहली बात तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो और कर्व में पुट कर दो, दूसरा स्लोप को इक्वेट कर दो। ठीक है ना, तो पहला तरीका यूज कर लेते हैं पहले हम। क्लियर हुआ नहीं हुआ हाँ जी, तो दूसरा, अब पहली बात बेटा मुझे कर्व नहीं दे रखा, अगर मैं इस इक्वेशन को पुट भी करूं तो बेटा मुझे कर्व नहीं दे रखा, तो बेटा कर्व आपको बनाना पड़ेगा। सर कैसे बनाऊंगा, अरे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखा है, हाँ जी, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करो, कर्व निकालो। क्या हो जाएगा, देखो सेक, मेरे पास रिलेशन क्या होता है सेक और tan में, बेटा मेरे पास रिलेशन होता है सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर t, और tan कितना होता है 1/cot होता है तो मुझे कितना मिल गया, x इज इक्वल टू 1 + 1/y²। तो बेटा कर्व क्या आ गया एलसीएम ले लिया, y² - xy + 1 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, कर्व और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को सॉल्व करेंगे। अब बेटा देखो इधर एक x है तो मैं x को पुट कर दूं, x मुझे कितना मिलेगा, x मुझे मिलेगा बेटा 4 - 2y। ठीक है, तो y² माइनस में 4 - 2y y² + 1 = 0, तो मुझे कितना मिल गया, y² - 4y² + 2y³ + 1 = 0। बेटा मुझे मिल गया 2y³ - 2y³ - 3y² + 1 = 0। ठीक है ना, अब बेटा अगर मैं y को 1 डालता हूं तो बेटा देखो मुझे 0 मिलेगा, वो क्या मिलेगा 0। 2 - 3 + 1, इसका मतलब y - 1 एक इसका रूट हो गया। ठीक है, इक्वेशन मेरी एक और बची, फिर फैक्टर कर लिया, तो बेटा मेरे पास आ गया फाइनल में y - 1 2y + 1 y - 1। अब बेटा ध्यान से देखो y - 1 मेरा स्क्वायर तो बार आ रहा है और बेटा ये मेरा अकेला आ रहा है नहीं आ रहा, तो y की दो वैल्यूज, एक ये और एक ये। ठीक है, और y कितना था, x कितना था बेटा मेरे पास, x था बेटा मेरे पास 4 - 2y। हाँ जी, तो ये तो x मुझे दे देगा यहाँ पे 2 और बेटा इधर मुझे क्या दे देगा 5। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये वाला पॉइंट था, जो ये वाला मेरा पॉइंट था बेटा, वो मेरा टेंजेंसी का पॉइंट था। तो मैंने कहा था देखो ये टेंजेंसी पे क्या कर रहा है, कर्व मेरा टेंजेंसी पे, अच्छा हमने कर्व नहीं बनाया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बना देता हूं। जो कर्व बेटा मेरा होगा वो टेंजेंट पे टच करेगा, क्या करेगा, टच करेगा। और बेटा टच करने का मतलब मैंने आपसे कहा था इसको रिपीटेड रूट आएंगे, क्या आएंगे, रिपीटेड रूट। तो देखिए आपके रिपीटेड रूट आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कट कर रहा है तो रिपीटेड रूट नहीं आएंगे, यहाँ पे अकेले रूट आए। तो बेटा आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो स्क्वायर चला गया वो टेंजेंट का पॉइंट होगा, जो बचा हुआ है वो दूसरा पॉइंट होगा। ठीक है ना हाँ, वैसे पॉइंट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालनी है तो। ठीक है,
बट फिर भी आप इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो मैं आपसे बोलना चाह रहा था। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? हाँ जी। तो मेरे पास क्या आ गया, ये मेरा पॉइंट हो गया, ये तो टेंजेंट हो गई और ये मेरा पॉइंट हो गया। बीच में डिस्टेंस निकालूंगा 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, चलिए बेटा अगली हेडिंग बेटा वर्टिकल टेंजेंट। ओके, 2 मोटारों की बेटा, ये इस वाले केस पे स्लोप इक्वेट करने वाला पैरामीटर। हाँ बेटा, इसका अभी मैं एक आपको एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है ना, तो वहां से इसकी थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग मैं आपको क्वेश्चन ये दे ही देता हूं, शायद मैंने इसको बाद में लिखा है। हाँ, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। इफ ये आपको होमवर्क है, आपको करके लाना है। If tangent at x1, y1 to the curve x cube plus y cube is equal to a cube, meet the curve again at x2, y2. Prove that x1 upon x2 plus y1 upon y2 is equal to -1। बेटा बहुत अल्टी क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, आपको मैंने वहां पे बताया था ना कुछ काम की चीजें, ठीक है, तो शायद आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिले। ठीक है, ट्राई करिएगा। क्लियर हुआ? अगली क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी हम चलते हैं नई हेडिंग पे। कौन सी हेडिंग? वर्टिकल टेंजेंट। बेटा वर्टिकल टेंजेंट के बारे में जरा पहला सबसे पहले आप समझिए कि जो मेरे पास ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ होता है। देखो ये होता है ना, हाँ जी, ये मेरा कर्व कॉनकेव डाउन और बेटा ये मेरा कर्व कॉनकेव अप। मतलब बेटा जो एक्चुअल में जो मेरा कर्व होता है ना, वो क्या करता है, अपना कॉन्केविटी चेंज करता है। पहले कॉनकेव डाउन होता है और कॉनकेव डाउन से बेटा जब वो कॉनकेव अप होता है बेटा, तो बेटा मेरे पास बीच में क्या आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आता है। क्या आता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, क्या आता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। बेटा जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आता है तो बेटा अगर मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन से कोई लाइन पास करता हूं, अगर मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन से कोई लाइन पास करता हूं, क्योंकि बेटा हम जानते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पे मेरा जो स्लोप होगा वो क्या होगा? 0 होगा। dy अपॉन dx कितना आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन में? dy अपॉन dx कितना आता है बेटा? 0 आता है। और हम जानते हैं जहां पे dy अपॉन dx 0 आ गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? 0 आता है। क्या सभी को समझ में नहीं आया? हाँ जी। इसका मतलब कर्व मेरा एक तरह से जो यहाँ पे जो भी लाइन में अगर इस पॉइंट पे खींचूंगा, वो लाइन बेटा मेरे कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, और इसके जस्ट बाद में भी 0 इस तरह से निकल जाती है। तो बेटा ये जो लाइन होती है ना, ये एक्चुअल में कर्व को काटते हुए निकलती है। ठीक है, बट बेटा इसको हम टेंजेंट भी बोलते हैं। इट इज ए टेंजेंट एट y इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा। हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन की एक डेफिनेशन ये भी होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन इज ए पॉइंट वेयर टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व। जो टेंजेंट होती है वो कर्व को क्रॉस करती है। सर ये कैसे, जरा समझाओ। बेटा देखिए, जो मेरे पास 0 है ना, 0 से जस्ट पहले अगर मैं एक लाइन खींचता हूं तो बेटा वो ये वाली लाइन होती है, और 0 के जस्ट बाद में बेटा अगर मैं लाइन खींचता हूं तो बेटा वो ये वाली लाइन होती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और वो बेटा 0 से पहले इस पर टेंजेंट की तरह वर्क करती है, 0 के बाद में टेंजेंट की वर्क करती है, और बेटा वो उसको काट के निकल जाते हैं। तो बेटा ये यूनिक केस है जब टेंजेंट आपके कर्व को काट के निकल जाते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, हम सोचते हैं कि टेंजेंट वो होती है जो कर्व को नहीं काटती। ठीक है, तो पहले तो मैंने कहा था टेंजेंट मीटिंग द कर्व अगेन, तो उसमें तो बेटा इसे अभी जो मैंने बताया था, इसमें टेंजेंट काट रही है बट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे नहीं काट रही, किसी और पॉइंट पे काट रही है। ठीक है ना, बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन वाला वो वाला केस होता है जब टेंजेंट अपने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे ही, जब टेंजेंट अपने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे ही कर्व को काट के निकल जाती है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। अब सर इसका वर्टिकल टेंजेंस से मतलब क्या है? इसका वर्टिकल टेंजेंस से मतलब क्या है? बेटा समझाता हूं, एक्चुअल में जब ये समझ में आएगा तो ही आपकी आएगा। ठीक है, अगर मैं बेटा कर्व बनाता हूं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, तो बेटा कुछ इस तरह से कर्व बनेगा। अभी भी देखो, ये कॉनकेव अप, ये कॉनकेव डाउन, मतलब ये 0 पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन हुआ। बेटा इस बार जो लाइन निकलेगी ना बेटा, वो ये निकलेगी, ये लाइन निकलेगी x इक्वल टू 0। तो बेटा इस बार जो ये बनी है ना, ये लाइन वर्टिकल है, तो बेटा मैं इसको बोलूंगा वर्टिकल टेंजेंट। क्या सभी को समझ में नहीं आया? ये जो वर्टिकल लाइन निकली कर्व को काटते हुए, बेटा मैं इसको बोलूंगा वर्टिकल टेंजेंट। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? हाँ जी। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, टू फाइंड वर्टिकल टेंजेंट वी यूज एलएसडी एंड आरएसडी। मतलब वर्टिकल टेंजेंट अगर मुझे निकालनी है तो बेटा मैं एलएसडी और आरएसडी यूज करता हूं। ठीक है सर, क्यों यूज करते हैं वो भी बताता हूं। बेटा देखो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो x की पावर है तो x की पावर 1/3, सॉरी 1/3 इंटू एक्स की पावर -2/3। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ गया? 1/3 एक्स की पावर 2/3।
अगर बेटा मैं x 0 पुट करूंगा तो बेटा ये इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा। बट प्रॉब्लम की बात ये सर, इन्फिनिटी का साइन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, क्लियर हुआ नहीं हो? तो बेटा इससे आपको ऑलवेज कई बार दिक्कत होता है, कई बार दिक्कत नहीं होता। तो उससे बचने के लिए बेटा हमारे पास होता है कि आप LSD RSD निकाल लें, ठीक है। वैसे मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा एक, कि सीधे हमें कैसे करना है, ठीक है ना। बट बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो हमारा LSD RSD है, ठीक है। जैसे मान लो मैं f'0 माइनस निकालता हूं, तो f0 माइनस एच माइनस f0 अपॉन माइनस एच, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस h की पावर 1/3 माइनस 0 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कट गया, h की पावर 1/3 से h कट गया, तो मुझे 2/3 बचा, मुझे क्या मिला बेटा, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। RSD प्लस करूंगा तो लिमिट h गोज टू 0, h की पावर 1/3 माइनस 0 अपॉन h की पावर h, फिर से मैंने काटा बेटा, मुझे मिल गया h की पावर 2/3 बेटा, फिर से मुझे क्या मिल गया, इन्फिनिटी। तो दोनों क्या आ रहा है बेटा, ये भी इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया मेरा, इन्फिनिटी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, क्लियर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाँ जी, अगली क्लास बेटा आपकी जो भी होगी बेटा, उसमें हम बेटा जीएसटी के बारे में बात करेंगे, मतलब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, ट्रिक के बारे में, कि हम कर्व को देख के कैसे डिसाइड करें कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। हाँ, कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जब आपको लगेगा कि वर्टिकल टेंजेंट जा रही है बट नहीं बनेगी, ठीक है, तो वो केसेस भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, एक बार आपसे नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। इफ टेंजेंट एट x1, y1 to the curve x cube plus y cube is equal to a cube meet the curve again at x2 plus y2, then prove that x1 upon x2 plus y1 upon y2 is equal to -1। बेटा ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए बेटा, आज की क्लास इज ओवर, बाय।